सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और आज हम लोग देखेंगे फिजिकल डिसिप्लिन के बारे में। फिजिकल डिसिप्लिन क्या होता है? फिजिकल डिसिप्लिन मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू इज इक्वल टू गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो जाता है। मतलब जितना गवर्नमेंट अर्न कर रही है उतना ही गवर्नमेंट जब खर्च करने लगती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल डिसिप्लिन बोलते हैं। और अगर गवर्नमेंट के पास फिजिकल डिसिप्लिन नहीं है, फिजिकल डिसिप्लिन गवर्नमेंट ने मेंटेन करके नहीं रखा है, तो क्या होगा? देखिए, लैक ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन, अगर फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करके नहीं रखा है, जब फिजिकल डिसिप्लिन होता है तब क्या होता है? रेवेन्यू इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। और जब फिजिकल डिसिप्लिन नहीं होगा, मतलब कि जब या तो एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू वाली कंडीशन होगी या रेवेन्यू ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर वाली कंडीशन होगी, तभी फिजिकल डिसिप्लिन नहीं होगा। क्योंकि फिजिकल डिसिप्लिन मतलब ही होता है कि जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू इक्वल टू गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। तो जब गवर्नमेंट के लैक ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन है, मतलब कि या तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा गवर्नमेंट ने कर रखा है या तो रेवेन्यू ज़्यादा आ गया है, गवर्नमेंट के पास खर्चा कम कर रही है। ठीक है, तो ज़्यादातर गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ज़्यादातर हमारा ज़्यादा ही खर्चा करती है। मतलब ये वाली कंडीशन ज़्यादातर रहती है, एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू रहती है। तो एक बात बताइए, अगर गवर्नमेंट ने फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करके नहीं रखा है तो ज़्यादातर क्या होगा? एक्सेस एक्सपेंडिचर होगा, मतलब ज़्यादा खर्चा होगा। ज़्यादा खर्चा होगा तो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल होगा। मतलब मार्केट में क्या होगा? जब गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा खर्च करती है तो क्या होगा भाई? पैसा कहाँ मेनली खर्च करेगी? या तो लोगों को सब्सिडीज देगी, या तो कोई ब्रिज बनवाएगी, हाईवे बनवाएगी, कुछ भी करेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे लोगों की इनकम बढ़ेगी। जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो लोग डिमांड करेंगे, और जब डिमांड करेंगे तो क्या होगा? चीज़ें हैं लिमिटेड और वांट्स हैं अनलिमिटेड, तो इन्फ्लेशन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो इसी वजह से क्या हो जाता है? इन्फ्लेशनरी स्पाइरल होने लगता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज होने लगता है। हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा? इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। इवेंचुअली जीडीपी ग्रोथ इज हर्ट, और जीडीपी ग्रोथ हमारी कम होगी। क्योंकि एक बात सिंपल सी बताइए, जब महंगाई ज़्यादा होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो ज़्यादा लगेगा भाई। प्रोड्यूसर कोई चीज़ पहले 10 रुपये में प्रोड्यूस कर लेता था, अब वही वो चीज़ 20 रुपये में प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, रॉ मटेरियल भी लिमिटेड है, और लोग ज़्यादा डिमांड में डिमांड करे जा रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा? इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही महंगा पड़ेगा, कोई भी नया प्लांट लगाना महंगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब महंगा पड़ रहा है तो प्लांट लगाना कितना महंगा पड़ जाएगा। और जैसे ही कोई प्लांट लगाना महंगा पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना महंगा पड़ेगा, तो उतना ज़्यादा गुड्स नहीं बन पाएंगे। उतना ज़्यादा जब गुड्स नहीं बन पाएंगे तो जीडीपी हमारी किससे रिलेटेड होती है? मेनली आउटपुट से। और आउटपुट उतना नहीं प्रोड्यूस होगा, आउटपुट जब उतना नहीं प्रोड्यूस होगा तो जीडीपी क्या होगी? डाउन। और जीडीपी अगर डाउन होगी तो हमारी कंट्री में क्या रहेगी? इंस्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ बजट हम लोग समझते हैं। बजट के देखिए, सबसे पहली बात, ये अगर बजट है तो बजट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिसिप्ट, एक होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, और रिसिप्ट्स के भी अंदर दो पार्ट आते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, और रेवेन एक्सपेंडिचर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब हम समझेंगे बजट रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। रिसिप्ट्स दो तरीके की होती हैं, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट्स। सबसे पहले हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो हाँ चलिए, रेवेन्यू बजट रिसिप्ट्स के अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स को देखेंगे। सबसे पहली बात देखिए, रिसिप्ट्स मतलब होता क्या है? रिसिप्ट्स मतलब है वो बजट रिसिप्ट्स में वो चीज़ें लिखी जाती हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट, मतलब वो चीज़ें जिसके थ्रू गवर्नमेंट के पास पैसा आना है। जब गवर्नमेंट के पास पैसा आता है तो वो किसमें लिखा जाता है? बजट रिसिप्ट्स में। और गवर्नमेंट के पास पैसा कई कई सोर्सेस के थ्रू आता है। ठीक है, और बजट रिसिप्ट्स में क्या मेनली चीज़ें लिखी जाती हैं? जिनसे पैसा आना है। ठीक है, लिखा है कि बजट रिसिप्ट्स रिफर टू द एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। मतलब कि एक साल के अंदर जितने भी गवर्नमेंट के सोर्सेस हैं उनसे जितना भी पैसा आना होता है वो बजट रिसिप्ट्स के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, बजट रिसिप्ट दो तरीके की होती हैं, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स को हम लोग समझेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी मतलब है पैसे का आना। रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी मतलब क्या है? पैसे का आना। बट इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स के आने से गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है वो नहीं क्रिएट होती। मतलब लायबिलिटी में गवर्नमेंट की फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब जैसे गवर्नमेंट टैक्स ले रही है लोगों से, तो टैक्स ले रही, तो टैक्स क्या है? एक वन साइडेड पेमेंट है। टैक्स का मतलब ये तो नहीं है टैक्स ले रही गवर्नमेंट लोगों से तो इसका मतलब पैसा लोगों को वापस करना है। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं क्रिएट हुई। लायबिलिटी मतलब क्या होता है? जो हमें पैसा वापस करना होता है। और यहाँ गवर्नमेंट क्या है? यहाँ गवर्नमेंट अगर लोगों से टैक्स वसूल रही है, टैक्स के थ्रू अगर गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हाँ गवर्नमेंट को वापस ही करना है टैक्स वाला पैसा। ठीक है ना, तो टैक्स एक यूनिलेटरल मतलब पेमेंट है, वन साइडेड पेमेंट है। ठीक है ना,
बायलैटरल नहीं, टू साइडेड पेमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो टैक्स के आने से गवर्नमेंट के पास कोई लायबिलिटी में फर्क नहीं पड़ता। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में वो चीजें आती है जिसके आने से गवर्नमेंट की लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो दोबारा उनको पे नहीं करना होता है। और दूसरी बात, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में वो चीजें आती हैं जिसके आने से गवर्नमेंट के एसेट्स नहीं कम होती हैं। दीज रिसिप्ट डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट्स, मतलब कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स में वो चीजें आती हैं जिसके आने से गवर्नमेंट की लायबिलिटी में कोई नहीं फर्क पड़ता है। और रेवेन्यू रिसोर्स में वो चीज़ें आती हैं जिसके आने से गवर्नमेंट के एसेट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एसेट्स क्या हैं भाई? एसेट्स वही बिल्डिंग है और क्या कहते हैं कैश है और वही सब चीज़ें, मतलब एसेट्स हो गई, कोई भी चीज़ें हो गई जैसे जो 1 साल के अंदर पैसे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी एसेट्स के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है? वो सारी चीज़ें जिसको हम 1 साल के अंदर पैसे में कन्वर्ट कर लें, वो नॉर्मली एसेट्स के अंदर काउंट होती हैं, ठीक है? अब जैसे टैक्स आ रहा है, टैक्स रिसिप्ट डू नॉट लीड टू एनी रिडक्शन इन एसेट्स। देखिए, लिखा क्या है कि टैक्स रिसिप्ट, जब गवर्नमेंट के पास टैक्स आता है, टैक्स के थ्रू पैसा आता है, तो गवर्नमेंट की क्या एसेट्स कम हो जाती हैं क्या? नहीं होती हैं, ठीक है ना? तो वही है, तो यही चीज़ लिखी है कि गवर्नमेंट के पास टैक्स के थ्रू पैसा आने से गवर्नमेंट की एसेट्स कम नहीं होती और बढ़ जाती हैं, ठीक है। बट रेवेन्यू रिसिप्ट में हम क्या चीजें लिखते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट में हम वो चीजें लिखते हैं जिसके आने से गवर्नमेंट की लायबिलिटी में कोई फर्क ना पड़े, ना ही गवर्नमेंट की एसेट्स कम हो। तो टैक्स के आने से ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी में कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही क्या कहते हैं गवर्नमेंट की एसेट्स कम हो रही। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट में लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? बिल्कुल लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट के पास टैक्स आ रहा है, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स आ रहा है तो गवर्नमेंट के एसेट्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एसेट्स मतलब कम नहीं हो रही और ज़्यादा ही हो रही हैं। तो इन कॉन्ट्रास्ट इफ गवर्नमेंट रिसीव मनी बाय सेलिंग इट्स शेयर, मान लीजिए गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि अपना एयर इंडिया का कुछ शेयर सेल करती है, और एयर इंडिया उसी की कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी, और गवर्नमेंट अपनी कंपनी का कुछ ना कुछ शेयर सेल करती है, तो वो फिर रेवेन्यू रिसिप्ट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की उससे एसेट्स कम हो रही, ठीक है ना। तो ये सारे आइटम्स रेवेन्यू रिसिप्ट में नहीं लिखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे गवर्नमेंट के एसेट्स को कम हो रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है। और रेवेन्यू रिसिप्ट में वही आइटम लिखते हैं जिससे गवर्नमेंट की एसेट्स ना कम हो, जो गवर्नमेंट के एसेट्स को कोई फर्क ना पहुंचाए। दिस रिसिप्ट डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, या जो गवर्नमेंट की लायबिलिटी फर्दर ना क्रिएट करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इन शॉर्ट रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर दोज मनी रिसिप्ट्स which do not create any liability of the government as well as do not cause any reduction, या एज वेल एज, मतलब कि टोटली अगर बोला जाए तो रेवेन्यू रिसिप्ट में वो चीजें आती हैं जो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी ना क्रिएट करें, जो मतलब लायबिलिटी ना क्रिएट करें। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट के, ये नहीं कि जैसे गवर्नमेंट ने आज पैसा ले लिया तो कल वापस करना है, तो ऐसा कुछ ना क्रिएट करें, ठीक है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट के एसेट्स को कम ना करें, ठीक है। अब हम लोग ये हॉट्स को अभी समझेंगे कि बोरोइंग अगर गवर्नमेंट करती है तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा कि कैपिटल रिसिप्ट। अब एक बात सिंपल सी बताइए, आप बोरोइंग अगर गवर्नमेंट कर रही है किसी से, मतलब बोरोइंग कर रही है मतलब लोन ले रही है, तो लोन ले रही तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी तो बढ़ गई ना। लायबिलिटी मतलब गवर्नमेंट को तो वापस करना है ना पैसा, तो वो कैसे रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट में वो चीजें आती हैं जिससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी में कोई नहीं फर्क पड़ता है, ना ही गवर्नमेंट की एसेट्स कम होती हैं। तो बोरोइंग हमारा कभी भी रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर नहीं आएगा। अब हम ये देखते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब कि गवर्नमेंट के पास किन किन सोर्सेज के थ्रू पैसा आता है। रेवेन्यू रिसिप्ट के भी और आइटम्स हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट भी, मतलब गवर्नमेंट के पास कैसे रेवेन्यू रिसिप्ट के थ्रू पैसा आता है। तो दो ऐसे सोर्सेस हैं जिनके अंदर गवर्नमेंट के पास पैसा आता है रेवेन्यू रिसिप्ट के थ्रू। एक है टैक्स रिसिप्ट, एक है नॉन टैक्स रिसिप्ट। मतलब ये टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट दोनों रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आते हैं। और रेवेन्यू रिसिप्ट हमारा आता है गवर्नमेंट बजट में। और रेवेन्यू रिसिप्ट ये बताता है कि ये ऐसा, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट ये बताता है कि हमारे गवर्नमेंट के पास रिसीव हो रहा है पैसा, रिसीव हो रहा है गवर्नमेंट के पास पैसा, बट गवर्नमेंट की लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और ना ही गवर्नमेंट की एसेट्स कम हो रही हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर दो आइटम है, टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट। अब हम लोग समझेंगे टैक्स रिसिप्ट क्या है। भाई टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो कि लोगों को देनी ही देनी होती है गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट के भी, और जैसे मान लीजिए मैं टैक्स दे रहा हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को मुझे देना ही देना है। एक टैक्स कंपलसरी पेमेंट है, वही यहाँ लिखा है कि अ टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड भी देते हैं टैक्स, फर्म भी देते हैं, इंस्टीट्यूशनल यूनिट भी देते हैं। द टैक्स पेयर कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी सर्विस और बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिटर्न। मतलब कि ये नहीं आप उम्मीद कर सकते हैं टैक्स देने के बाद कि गवर्नमेंट हमें कुछ सर्विसेज देगी, कुछ बेनिफिट देगी, ऐसा कुछ नहीं। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट जो कि आपको लोगों, गवर्नमेंट को देनी ही देनी है, ठीक है। अब समझते हैं दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, एक होता है रिग्रेसिव टैक्स। फिर उसके बाद आते हैं वैल्यू एडेड टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं,
ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब होता है जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है तो टैक्स का रेट भी बढ़ता जाता है, तो वो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा है टैक्स इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इनकम। मतलब जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्स बोलेंगे। तो प्रोग्रेसिव टैक्स में जो बर्डन पड़ता है वो रिच के ऊपर पड़ता है। जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी तो आपके ऊपर टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा है एग्जाम्पल टैक्स रेट इज 10% फॉर इनकम। जैसे मान लीजिए 2 से 5 लाख जिनकी इनकम है उनके ऊपर टैक्स रेट पड़ेगा 10%। मतलब कि जिनकी 2 लाख से 5 लाख इनकम है उनको 10% वो देना पड़ेगा टैक्स। बट अगर जिनकी इनकम क्या कहते हैं कि 5 से 10 लाख के बीच में, उनको 15% टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमारा बर्डन जो है एक्चुअल रिच सेक्शन के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है ना।